वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसके एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि करेक्ट द इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी कि जो हमें चॉइसेस दी हुई हैं वहां से हमने क्या करना है, इस करेक्ट आंसर को इनसर्कल कर देना है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन, यानी कि ऐसी कौन सी मादे की हालत है जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं। सबसे पहले हमारे पास लिक्विड है, सेकंड ऑप्शन है, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए जो है सॉलिड है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास लिक्विड है, सी ऑप्शन जो है गैस है और डी ऑप्शन जो है हमारे पास प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा हमारे पास देखें कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं हमारे पास। गैस में तो बिल्कुल बाउंडेड नहीं होते और प्लाज्मा में जो आयंस होते हैं हमारे पास है उसके भी ऐसे नहीं होते कंडीशन, क्योंकि सॉलिड में जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सॉलिड को इनसर्कल कर देंगे, हमारे पास सॉलिड आंसर करेक्ट आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लाइटेस्ट वन, कौन सा सब्सटेंस जो है हमारे पास लाइटेस्ट है, हल्का तरीन है। हमारे पास कॉपर है, कॉपर की हमने उस डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि जो डेंसिटी है हमारे पास हमने उसके बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वहां पे उसके साथ ही एक टेबल दिया हुआ है जहां पे हर एक चीज मटेरियल की डेंसिटी लिखी हुई है। कॉपर है, जो कॉपर भी हमारे पास इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, मरकरी की भी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेड की भी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो है इन चारों में से सबसे कम है हमारे पास। तो हम एल्यूमिनियम को क्या कर देंगे, इन सर्कल कर देंगे। सबसे कम इन कॉपर, मरकरी और लेड में से कम जो हमारे पास डेंसिटी किसकी है, एल्यूमिनियम है। तो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट कौन सा होगा हमारे पास, एल्यूमिनियम ही लाइटेस्ट होगा। इसको हम इंसर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, यानी कि जो प्रेशर के यूनिट है वो क्या है हमारे पास, पास्कल है। विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास है। जो फोर्स के क्या यूनिट होते हैं, न्यूटन है, और एरिया के क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गए, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर हो गए हमारे पास है। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसके यूनिट क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। तो पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा, पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऑप्शन में आ जाएगा हमारे पास, जिसमें ये आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए भी नहीं है हमारे पास, बी है हमारे पास। तो हम बी को क्या कर देंगे, इनसर्कल कर देंगे। जबकि हम बाकी ऑप्शन देखेंगे तो बाकी ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास बी ऑप्शन आ रहा है तो हम बी ऑप्शन को इनसर्कल कर देंगे। व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। हम जो बैरोमीटर बनाते हैं, बैरोमीटर क्या होता है, मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैरोमीटर। हमने इसको लेक्चर में अपने देखा था। जबकि उसमें कौन सा बैरोमीटर होता है, वो हमारे पास वो मरकरी बैरोमीटर होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो 13 टाइम जो है वो वाटर से हैवी यानी कि डेंस है हमारे पास है। तो इसीलिए हमारे पास जो वाटर हम इस्तेमाल नहीं करते कि वाटर जो है 30 टाइम लेस डेंसर है हमारे पास मरकरी से। तो हम क्या कहते हैं कि जब वाटर के लिए बैरोमीटर बनाते हैं तो हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑलमोस्ट 12 मीटर जो है, यानी कि 10 मीटर 10 पॉइंट समथिंग जो आता था हमारे पास आंसर आता था 10 मीटर हमारे पास आना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 11 मीटर जो है हमारे पास लंबी ट्यूब होनी चाहिए एक वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं। ए है 0.5 मीटर है, ये भी रॉन्ग है। बी है 1 मीटर है, ये भी रॉन्ग है। सी है 2.5 मीटर है, ये भी रॉन्ग है। डी है 11 मीटर है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसको क्या कर लेंगे, हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज के मुताबिक अप थ्रस्ट इज इक्वल टू, जो अप थ्रस्ट है वो किसके इक्वल है हमारे पास है। ऑप्शन ए हमारे पास है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि जितना वेट जो है हमारे पास डिस्प्लेस होता है। हमने डिस्कस किया था कि यानी कि आर्किमिडीज के मुताबिक अप थ्रस्ट वो होती है जितना वेट हमारे पास डिस्प्लेस हो जाए, जो वाटर क्या है किसी चीज के ऊपर क्या करा है उसके वेट के हिसाब से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो हमारे पास क्या होगी, वो अपथ्रस्ट होगी हमारे पास है। तो हम जो बी ऑप्शन है हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, नन ऑफ दिस है। हम कह देंगे कि हमारे पास जो वेट होता है वो उसके इक्वल जो होती है वो अपथ्रस्ट लग रही होती है। तो हम कह देंगे ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आ गया है। ऑप्शन हमारे पास है 6 है हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। हम किस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं आर्बिट्रेरी, जैसे कि एक रॉक हो गया हमारे पास, कोई सिलेंडर हो गया,
या फिर कुछ भी चीज होगी, हम उसकी क्या पाउडर हो गया किसी भी चीज का, तो उसकी डेंसिटी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, पास्कल लॉ भी करेक्ट नहीं है हमारे पास है, हुक्स लॉ के भी करेक्ट नहीं है हमारे पास है। हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन की रेशियो के बारे में डिस्कस करता है, पास्कल लॉ प्रेशर के बारे में डिस्कस करता है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल जो है एग्जैक्टली ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी जो होती है और जिसका डिस्प्लेस वॉल्यूम होता है हमारे पास, वो क्या होता है, या वेट होता है, वो उसके इक्वल होता है। तो हम अपने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपनी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इंसर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने हुक्स लॉ के मुताबिक हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करना है कि ये कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ये भी रॉन्ग है हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास हुक्स लॉ के मुताबिक जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की क्या होती है, रेशियो जो होती है वो किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होगी वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगी। स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन है, ये रॉन्ग आंसर है हमारा। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये करेक्ट आंसर है, हम इसको इंसर्कल कर लेंगे, बी है। हम सी को भी देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन और स्ट्रेस है, ये नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो होती है, हमारे पास स्ट्रेन टू स्ट्रेस रेशियो नहीं होती, ये रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, ये भी रॉन्ग है, हम क्या कह देंगे, बी ऑप्शन सी है, तो बी ऑप्शन को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास है, वो कह रहा है कि हमारे पास द फॉलोइंग फोर्सेस एक्सटेंशंस ग्राफ्स ऑफ स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, यानी कि जो फॉलोइंग फोर्सेस एक्सटेंशन जो है हमारे पास, यानी कि हमारे पास स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो रेशियो हमारे के हिसाब से हमने ग्राफ ड्रा किए हुए हैं, यानी कि यहाँ इस पे हमारे पास इस एक्सिस पे हमारे पास क्या लग रहा है, फोर्स लग रही है, यानी कि स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है स्ट्रेन को। तो ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है, तो हमारे पास किस किस के आंसर दिए, किस क्वेश्चन के आंसर देने हमने, क्वेश्चन नंबर 8 के और क्वेश्चन नंबर 10 के और 9 के हमने आंसर देने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ग्राफ के हिसाब से। विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, यानी कि कौन सा ग्राफ जो है हमारे पास हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है। हुक्स लॉ क्या बताता है हमें, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो के बारे में डिस्कस करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि इसमें भी स्ट्रेस है और स्ट्रेन मौजूद है, कांस्टेंट हिसाब से जा रही है। बी जो ऑप्शन है इसमें भी है, जब सी ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, स्ट्रेस तो हमारे पास कांस्टेंट है हमारे पास, जबकि स्ट्रेन क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, जैसे लगातार इंक्रीज हो रही है ग्राफ में। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है। विच फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन सा फॉलोइंग ग्राफ जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या जा रहा है कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो जा रही है। कैसे है कि स्ट्रेन रेशियो ग्राफ ए में हमारे पास है, ऑप्शन जो ए है हमारे पास, उसमें कि ये जो स्ट्रेस टू स्ट्रेन है कि स्ट्रेस भी कांस्टेंट है और स्ट्रेन भी कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है, सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारे सबसे मिनिमम वैल्यू देंगे, तो हम ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास है कि विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन सा ग्राफ जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की लार्जेस्ट वैल्यू देता है, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है हमारे पास है। हम ऑप्शन ए देखते हैं कि इसमें ये जो है कांस्टेंट वैल्यू दे रही है, ये सबसे स्मॉल वैल्यूज दे रहा था। ऑप्शन बी दे रहे हैं, ये भी सेम उसी तरह ही है, ये भी कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है, सेम वैल्यू के साथ जा रहा है, तो ये भी हमारे पास स्मॉल वैल्यूज दे रहा है। ऑप्शन सी में ये क्या था, हमारे पास स्ट्रेन तो है लेकिन स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास ये हुक्स लॉ को ओबे ही नहीं करता। जबकि डी जो है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रेस मैक्सिमम है हमारे पास, स्ट्रेन भी आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू क्या दे रही है, स्ट्रेन की वैल्यू मिनिमम आ रही है और स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ग्राफ को देखेंगे ऊपर की तरफ सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो क्या आ रही है, इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है, स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन डी जो है हमारे पास जो सबसे ज्यादा कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट दे रहा है, तो हम डी ऑप्शन को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।